नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। आज चुनावी चर्चा में हम जिक्र करेंगे जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव का, जहां से आज एक बड़ी खबर हमारे सामने आई और ये बड़ी खबर थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच होने वाले गठबंधन की। इस बात के आसार तो काफी पहले से जताए जा रहे थे कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन होगा, लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद औपचारिक तौर पर इस गठबंधन का ऐलान फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कर दिया गया। हालांकि गठबंधन की तमाम जो मॉडलिटीज हैं, खासकर सीट बंटवारा किस तरीके से होगा, इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर विधानसभा के होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के साथ आ गए हैं। दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन 50-50 फॉर्मूले के तहत हो, यानी राज्य में अगर 90 विधानसभा सीटें हैं तो 45-45 विधानसभा सीटों पर ये दोनों पार्टियां चुनाव लड़ें। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को इतनी स्पेस देने के लिए तैयार होगी या इससे कम, ये तय होना बाकी है और यही इस गठबंधन के बीच फंसा हुआ पेंच भी है। तो आज चर्चा होगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस के लिए ये गठबंधन अपने आप में एक मजबूरी है। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे सहयोगी मीर फरीद भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है मीर इस चुनाव आज तक में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं और ये देखें कि आखिर जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा कैसे होगा और इसकी पेचीदगियां क्या हैं, अब तक हमको जो कुछ पता चला है एक बार आप बता दें कि दर्शकों को कि फारूक अब्दुल्ला ने आज जो मीडिया से बातचीत की उसमें उन्होंने इस गठबंधन के बारे में क्या कुछ कहा, कितनी चीज़ें अभी इस वक्त साफ नज़र आ रही हैं और कितनी चीज़ें अभी भी पता चलनी बाकी हैं। जी बिल्कुल। अगर आप कल शाम तक की बात करें तो हमने कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं यहाँ के उनसे बात की और गुलाम मीर जो कि एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज तक से बात करते हुए कहा कि जो मोटा मोटे तौर जो अलायंस है उसमें जो भी पेचीदगियां थी, जो भी डिफरेंसेस थी, वो खत्म हो गई हैं और अब फाइनल टचेस को दिया जा रहा है। तो उन्होंने कल ही हमें संकेत दे दिया था कि अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और पूरे यूटी के बारे में, ये सिर्फ कुछ सीटों के लिए नहीं है बल्कि जो पूरी 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की, उन सब पे जो है अंडरस्टैंडिंग सीट शेयरिंग की हो चुकी है। लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि कुछ खटास पैदा हुई है, क्योंकि कल रात में एक और मीटिंग हुई थी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने इस डिसीजन को लेने के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसमें कुछ सीनियर नेता थे। तो दोनों जो है फरीक कल मिले थे और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है और शायद इसको अभी टाइम लगेगा। और वही बात दिन तक भी चली। अगर आप ने जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट और जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने वर्कर से बात की और फिर जो है मीडिया से बात की, तो उन्होंने एक बात साफ कही कि अगर यहाँ अलायंस होता है वो कभी भी जो है यहाँ के जो काडर है या यहाँ के नेता है, ग्रास रूट वर्कर है, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात लगी कि अभी जो है पूरी तरह बात जो है बनी नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वो फारूक अब्दुल्ला से मिले और उसके फौरन बाद फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस से बात की और ऐलान कर दिया कि अलायंस जो है बन चुका है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है और शाम में जो है कागजों पे दस्तखत होगा और पहली लिस्ट जो पहले फेज की लिस्ट है बाहर आएगी। तो साफ तौर पे जो नीचे के लेवल पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो टॉप लेवल पे जो मीटिंग हुई है उससे सब साफ हो गया और एक अंडरस्टैंडिंग जो है बन चुकी है 90 की 90 सीटों के लिए। जी। और अब इसमें सीट बंटवारे को लेकर क्या डिटेल्स हैं यहाँ पर मीर, क्योंकि यही सबसे बड़ा पेचीदा मसला होगा। कांग्रेस चाहती है कि 50-50 50-50 का जो फॉर्मूला है वो अपनाया जाए, यानी कांग्रेस को भी 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन क्या ऐसा वाकई हो पाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी स्पेस कांग्रेस को यहां पर देगी? जी, अगर आप जो बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा इस वक्त कॉन्फिडेंट है और वो कॉन्फिडेंस आ रहा है लोकसभा चुनावों से। अगर आप
लोकसभा चुनावों को उसकी समीक्षा करें और जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो किसकी कहां बढ़त उनको मिली है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 34 सीटें पूरे जम्मू कश्मीर में, अगर अब 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो 34 पे उन्होंने बढ़त बढ़त बनाई थी लोकसभा इलेक्शंस में, और बीजेपी ने 30 में और कांग्रेस शायद 6 या 7 में। तो वो एक वजह थी कि वो काफी ज्यादा जो है उनका आत्मविश्वास है कि वो अच्छा कर सकते हैं, अपने बलबूते पे अच्छी खासी सीटें जो है हासिल कर सकते हैं, और इसीलिए वो जिसको आप कहेंगे डोमिनेंट पार्टनर बनने की नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है इस अलायंस में। हालांकि कांग्रेस का माने तो उनका जो एरिया है सिर्फ जम्मू नहीं है, यहां भी उनके पास कुछ ऐसी शक्लें हैं जो जीत सकती हैं। जैसे उनके लीडर हैं गुलाम अहमद मीर, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि कांग्रेस के एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, काफी करीबी माने जाते हैं गांधी फैमिली के। उन्होंने डूरू से जो है वो एमएलए रह चुके हैं, तो वो एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस कश्मीर में जीत सकती है। कोकरनाग है, ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां कांग्रेस भी अपने बलबूते पे अच्छा कर सकती है। तो ये सारी सीटें जो थी कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती थी। अब ये हमें पता चल रहा है कि जो अरेंजमेंट रहेगी उसमें कुल मिला के जम्मू में कांग्रेस को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू की जो सीट्स हैं वहां पूरी तरह समर्थन देगी, और कश्मीर की अगर आप बात करें तो जो कांग्रेस जो 5-6 सीट्स जिसको कांग्रेस लग रहा है कि वो जीत सकती है, उस पे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि कांग्रेस को जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट्स देगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ज्यादा सीट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उस पे लड़ेगी और कांग्रेस उनको समर्थन देगी। तो लोकसभा के जो रिजल्ट हैं और जो डाइसेक्शन हुआ है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, उसका बहुत बड़ा एक असर हुआ है इस फैसले पे, और जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें उसको जो है एक टेस्ट और एक आप उसको समझेंगे कि ग्राउंड रियलिटी लेके जो सीट शेयरिंग है उस पे इन दोनों पार्टीज ने जो है समझौता किया है। लेकिन अब कितना स्मूथली आगे चलेगा वो अभी आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन आज देर रात तक पहली लिस्ट आ सकती है। और जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि साइन होंगे डॉक्यूमेंट, तो प्रॉपर एक जो है डॉक्यूमेंट है जो साइन होगा, और उसी के बाद जो है प्रीपोल अलायंस जो है शेप लेके आगे ये इकट्ठे बढ़ेंगे। जी जी, और ये तो गठबंधन की बात हुई। अब यहाँ पर एक अहम सवाल आता है मीर, और वो ये जो कि फारूक अब्दुल्ला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उनसे जब बात की गई, उस ये सवाल पूछा गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या हम ये मानकर चलें कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इस गठबंधन का हिस्सा होंगे, या कोई दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इसमें आ सकते हैं? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला नहीं चाहेंगे कि पीडीपी इसमें आ पाए, लेकिन आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, अगर आप फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो फिर भी वो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि अगर आप लाइक माइंडेड पार्टीज की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बड़ी लड़ाई है बीजेपी के खिलाफ, तो पीडीपी इंडिया अलायंस का भी पार्टनर है, लाइक माइंडेड है, तो आप उनको साथ लेके क्यों नहीं चल रहे? तो उन्होंने साफ जवाब देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि दरवाजे उनके बंद नहीं है। अगर प्री पोल अलायंस नहीं है तो पोल के बाद जब रिजल्ट बाहर आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि पीडीपी के लिए भी जो है दरवाजा खुले और पीडीपी भी वहां आ सकती है। लेकिन अगर आप उमर अब्दुल्ला की बात करें तो जब उन्होंने मैनिफेस्टो अपना रिलीज किया तो हमने यही सवाल उनसे पूछा था। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि पीडीपी के साथ कोई गठबंधन की कोई सवाल अभी पैदा नहीं होता है, वो उस दिशा में सोच नहीं रहे हैं। तो अगर आप बाप बेटे की बात करें तो थोड़ा अंतर है इस मुद्दे पे जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है और जो बात है। फारूक अब्दुल्ला फिर भी फ्लेक्सिबल है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है पीडीपी, क्योंकि अगर आप देखेंगे पीडीपी वो पुरानी पीडीपी नहीं है, और अभी जो बीजेपी के साथ जो उनका एक सरकार बनी थी उसके बाद पीडीपी बिखर गई। जो भी नेता उनके असेंबली इलेक्शंस जो बड़े बड़े फेसेस थे सब निकल गए, कोई अपनी पार्टी में चला गया, कोई इंडिपेंडेंट चला गया। तो तकरीबन 50 से ज्यादा नेता ऐसे थे जो कि पार्टी छोड़ के चले गए। तो अभी की अगर आप बात करें तो बहुत कम लोग पीडीपी में हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं या इस कद के नेता हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेके फाइट दे सकते हैं। सिवाय महबूबा मुफ्ती या 2-4 लोग ऐसे आपको पीडीपी में दिखेंगे जो कि जिसको आप कह सकते हैं इलेक्शन विनिंग मटेरियल है। तो वही शायद एक सोच है उमर अब्दुल्ला की कि आखिर अगर वो पीडीपी के साथ जाएंगे तो आखिर क्यों जाएंगे, पीडीपी उनके लिए क्या फायदा लेके आएगी, इस अलायंस के लिए क्या फायदा लेके आएगी। लेकिन कांग्रेस की वो सोच नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश का पिक्चर देख रहा है। वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस स्ट्रांग हो और बीजेपी के खिलाफ जो है मोर्चा मजबूत होता रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकल लेवल पे सोच रही है, कांग्रेस एक बड़े पैमाने पे सोच रही है, लेकिन यहां पे उनका मेल नहीं है। तो ऐसा लगता है कि पीडीपी अभी के लिए तो दूर है, लेकिन अगर
आगे जरूरत पड़ी रिजल्ट के बाद तो शायद पीडीपी कहीं जो है हमें इस अलायंस में दिख सकती है, लेकिन फिलहाल साफ तौर पे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ही अलायंस है। और सीट शेयरिंग जो है उसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि जम्मू में कैसे जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करती है, क्योंकि जम्मू में चिनाब वैली का जो इलाका है, जो राजौरी और पुंछ इलाका है, वहां पे जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने इससे पहले भी चुनाव असेंबली के जीते हैं, तो वहां पे वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन जो बाकी जम्मू और प्रॉपर जम्मू का बात करें आप, या जो पीर पंचाल और चिनाब वैली, जो दो अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां पे बीजेपी जो प्रॉपर जम्मू है उनका वर्चस्व रहा है और उन्होंने लोकसभा की भी दोनों सीटें जीती हैं। तो वो दिलचस्प रहेगा कि जम्मू में कैसे जो है कांग्रेस अपना फुटिंग बनाती है और कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद लेके जो है बेहतर नतीजों का जो है वो सोच सकती है। लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग पहला हर्डल जो है हो चुका है। जी, पहला हर्डल पार हुआ है। अब यहाँ हम कांग्रेस की बात करें अगर मीर, तो आप साल दर साल जम्मू और कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके अगर नतीजे देखें, कांग्रेस का वोट शेयर देखें, तो मुझे लगता है कि 1983 में 30% कांग्रेस को वोट शेयर मिला था। अदरवाइज सारे विधानसभा के चुनाव में 20% के आसपास कांग्रेस का वोट शेयर रहा है। और पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2014 में, उसमें तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी ख़राब हुआ था। तो इसके मद्देनज़र क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो गठबंधन हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, ये कांग्रेस के लिए मजबूरी ज़्यादा है? इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स में किसको ज़्यादा दरकार है कि वो गठबंधन करे? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस की मजबूरी ज्यादा लगती है, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट्स का भी माने और जो अब लोकसभा के नतीजे आए, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट ही होगा। यानी किसी भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, अपने बलबूते पे कोई सरकार नहीं बना सकता। तो हर एक की कोई ना कोई मजबूरी है। कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं एक जूनियर पार्टनर की तरह भी जो है इसमें भाग लेने को तैयार है। वो कांग्रेस समझता है कि उनकी क्या वीक पॉइंट्स हैं, कैसे जो है उनका जम्मू, जो कि एक स्ट्रांग बेस्टन माना जाता था एक जमाने में कांग्रेस का, वो धीरे धीरे खिसकता गया और आज बीजेपी का जो है वहां वर्चस्व है। बीजेपी ने लोकसभा में भी दोनों सीटें जम्मू की जीती हैं, तो वो अगर एक इंडिकेशन है, तो कांग्रेस जानती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो एक समझौता है, या अगर उनको दो कदम पीछे भी हटना पड़े तो उनकी मजबूरी है, उनको करना पड़ेगा। और जो इंडिया अलायंस, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ जम्मू कश्मीर के नजरिए से इसको नहीं देख रही, इंडिया अलायंस के तरीके से देख रही है। पूरे देश में जो एक फाइट जो बीजेपी को देना चाहती है, उस तरीके से वो जम्मू कश्मीर को जो है उस कॉन्टेक्स्ट में देख रही है। तो उसमें जो है रिलैक्सेशन आप कहें या दो कदम पीछे हटना पड़े, तो मुझे लगता है कांग्रेस जो है उसके लिए तैयार है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने कहा, एक बिगर पार्टनर है, क्योंकि उनको पता है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके आ सकते हैं, उभर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनके साथ चलेगी तो शायद सरकार बनाने की तरफ भी वो देख सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें रिजल्ट के बाद ही क्लियर होंगी। फिलहाल के लिए कोशिश सबकी यही है कि साथ उन लोगों को लेके चलें जिससे वो आगे सरकार बना सके। और जो एक मैजिक नंबर है, अगर आप 90 सीट्स की बात करें, तो 45 के ऊपर जो है वो अपनी सीटें जोड़ सके, जो कि अकेले करना नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन है। जो जिस तरीके से जो है इलेक्शन लोकसभा में हमने देखा, जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न हुआ है, या पिछले इलेक्शंस में जो हुआ है, तो अपने बलबूते पे आना मुश्किल है। इसीलिए जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस एक मजबूरी भी आप कह सकते हैं। न सिर्फ ये एक जो है एक नॉर्मल अलायंस है, लेकिन मजबूरी भी है। जो पूरा पैटर्न है, जिस तरीके से वोटिंग हुई है, जो लोकसभा का जो मैसेज है इलेक्शंस का, और जो जिस तरीके से मतदान हुआ है, तो ये एक मजबूरी भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। जी, और हम इसकी बात करें, अभी मौजूदा जो स्थिति अगर आपको नज़र आ रही है जम्मू और कश्मीर में अभी इलेक्शंस की, तो ये आपने भी ये कहा कि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट की तरफ पूरा जो पॉलिटिकल सीन है वो इशारा करता है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट इस अलायंस के बाद भी आप इसको कहेंगे, या आपको ऐसा लगता है कि इस अलायंस के बाद ये एक पोटेंट कॉम्बिनेशन आपको नज़र आता है? जी, देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, तो उसमें कोई दो राह नहीं है। जो उनका कॉन्फिडेंस है गलत नहीं है, क्योंकि कश्मीर की बात करें तो पीडीपी
जैसे हमने मेंशन किया कि पीडीपी हालत काफी पतली है। पीडीपी उस तरीके का जो एक आप कहेंगे ना कि कंपटीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस को देने की हालत में अभी नहीं है। अभी वो पार्टी ही बना रहा है और अभी पीडीपी की बात करें तो ऐसे चेहरे देख रहा है कि जो लोग जो असेंबली इलेक्शंस में उठ सकते हैं और उसके साथ साथ एक किसी किस्म की फाइट दे सकते हैं। तो पीडीपी की हालत खराब है। तो उसके बाद अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कोई और ऐसा कंटेंडर दिख नहीं रहा जो कश्मीर में उनको जो है ज्यादा फाइट दे सकता है। जैसे अपनी पार्टी की आप बात करें, जो एक अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता में एक पार्टी बनी थी और पीडीपी के जो लोग वहां से निकले थे, कुछ लोग वहां से भी उधर गए, कुछ लोग जो है इंडिपेंडेंट वहां बने, वो पार्टी भी जो है लोकसभा में कुछ ज्यादा जो है प्रदर्शन दिखा नहीं पाई। और उसके साथ साथ सजाद लोन जो एक दूसरा ऑल्टरनेटिव था, वो भी उत्तरी कश्मीर के एक हिस्से में जो है सिमट के रह गया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ तौर पे कश्मीर की जो तकरीबन जो 46 सीट्स हैं उसमें से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे सूत्र हैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि 30 से 35 के आसपास, वो 30 के आसपास सीटें तो ले ही जाएंगे। तो अगर उस चीज को अगर आप एक रियलिटी बना के देखें तो कांग्रेस अगर जम्मू में 5-6 या 10 सीटें ले लेती है तो जो एक मैजिक मार्क है उसके करीब आ सकते हैं। लेकिन तब भी सरकार बनाना इन नंबर से लेके जो है काफी मुश्किल लगता है। और जो परिसीमन हुआ उसके बाद जम्मू और कश्मीर तकरीबन बराबर हो गया। अगर आप सीट्स की जो है डिफरेंस देखें तो हार्डली 2 या 3 सीट्स की डिफरेंस है। तो जम्मू में जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है और फिर जो कश्मीर में उभर के आती है, तो उन दोनों को जो है कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा साथ आने का, क्योंकि तभी जो है एक स्टेबल सरकार बन सकती है। नहीं तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट रहेगा और जो मैजिक नंबर है उसके पास पहुंचना अगर साथ आके भी देखें कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो मुश्किल ही लग रहा है जी। और आपने इस जो नाम अभी लिए मीर, उसमें आपने इंजीनियर रशीद का जिक्र नहीं किया, उनकी क्या भूमिका होगी? जी जी, इंजीनियर रशीद तो बिल्कुल एक तूफान की तरह उन्होंने लोकसभा इलेक्शन जो है चौंका दिया दिग्गजों को, जैसे उमर अब्दुल्ला जो कि बहुत कॉन्फिडेंट थे जीतने के, और सजाद लोन। लेकिन इंजीनियर रशीद का अगर आप पूरा कैंपेन देखें तो 15 दिन में उन्होंने वो कैंपेन चलाया। खुद जेल में थे, उनके बेटे ने यहाँ ऐसा जबरदस्त जो है कैंपेन चलाया। लेकिन उसमें अगर आप एक जो जिसको आप कहेंगे इमोशनल जो लोग हुए, क्योंकि इंजीनियर रशीद जो है जेल में है पिछले 5 साल से, 370 जब से हटा वो बाहर नहीं आए, हालांकि बाकी सारे नेता बाहर आए। तो वो जो एक इमोशनल अपील थी वो कनेक्ट कर गई लोगों के साथ और एक ऑर्गेनिक इलेक्शन कैंपेन उन्होंने चलाया और वो इलेक्शन जीत भी गई। लेकिन क्या वो उस जो एक उन्होंने हासिल की थी चीज को आगे ले जा सकते हैं असेंबली इलेक्शंस में? वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन उनका नहीं था, उनका कार्डर नहीं है, उनका ब्लॉक जो है अलग अलग लेवल का जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है वो नहीं है। तो क्या उस ऑर्गेनिक जो प्रोसेस उन्होंने शुरू की थी क्या वो आगे ले जा सकते हैं? वो सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बिल्कुल जो है इसको एक एक जो है अजूबा समझ रहे हैं कि अगर ऐसा होता है और वो आगे जाके जो है असेंबली इलेक्शंस में इस हद तक सीट ले लेते हैं कि वो एक जो है पावर मेकर की तरह या किंग मेकर की तरह अपना जो है एक रोल अदा कर सकते हैं, वो मुश्किल लग रहा है। हालांकि इंजीनियर रशीद जरूर जो है कुछ सीटें ले सकते हैं उत्तरी कश्मीर में, लेकिन जो लोकसभा की परफॉर्मेंस को रिपीट करना अभी एक्सपर्ट जो है उसको मुश्किल समझ रहे हैं। लेकिन इंजीनियर रशीद की बेल प्ली आ रही है 28 को, तो अगर वो बाहर आते हैं तो शायद चीजें उनके लिए बदल सकती हैं, क्योंकि एक जो है दिग्गज पॉलिटिशियन है, बाहर आते हैं और अगर कैंपेन कर पाते हैं, अपनी पार्टी को जो है एक जुट लेके कैंडिडेट्स अनाउंस कर सकते हैं और एक दिशा दे सकते हैं, तो शायद वो एक फोर्स बन के बन सकते हैं। लेकिन उसको रिपीट करना असेंबली इलेक्शंस में, जैसे आप खुद जानते हैं कि दिल्ली की बात करें तो असेंबली में एक तरीके से वोटिंग पैटर्न रहता है, लोकसभा में एक तरीके से जो है वोट चलता है, वैसे ही यहां भी आप जो है उसको देख सकते हैं। तो वो रिपीट करना मुश्किल है, लेकिन डिपेंड करेगा कि अगर इंजीनियर बाहर आते हैं और जो है एक प्रॉपर कैंपेन और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो है इस तरीके से चलाते हैं कि वो हर जगह अपने कैंडिडेट उठा सके, एक फोर्स बन सके, तो फिर शायद कहानी बदल सकती है। जी जी, तो ये उनकी बात हुई। अब आज मैं दोबारा उस विषय पर लौटता हूँ मीर, जो हमारा मेन विषय है वो है कि कांग्रेस की मजबूरी का हमने जिक्र किया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर करीब आएँ तो इसमें कांग्रेस को रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट फुट पर है। कांग्रेस की जो पतली हालत, या ये कहें कि कांग्रेस के पास जम्मू और कश्मीर में किसी बड़े चेहरे का अभाव है, तो इसका एक बड़ा कारण आप गुलाम नबी आज़ाद को भी मान सकते हैं, जो कि अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस से अलग होकर वो मैदान में है।
एक तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या गुलाम नबी आज़ाद को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट हो पाई है? डीपीएपी में क्या हो रहा है? क्या खुद गुलाम नबी आज़ाद चुनाव लड़ेंगे, या फिर हम माने कि आने वाले कुछ दिन के अंदर हमको देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद आ जाएं या किसी तरह की का तालमेल हो जाए? कौन सी स्थिति फिलहाल वहां पर है? जी बिल्कुल। अगर आप कुछ दिन पहले की बात करें तो काफी स्पेकुलेशन हुआ था कि गुलाम नबी आजाद जो है कांग्रेस और उनका जो है कनेक्शन बन गया है और शायद पार्टी में लौट सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद साफ तौर पे एक प्रेस रिलीज आया डीपीएपी का, जिन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जो है बेबुनियाद खबर है और ऐसा कोई जो है कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं हो रही, और पार्टी जो है वो बिल्कुल स्टैंड करेगी और अपने बलबूते पे असेंबली इलेक्शन में लड़ेगी। तो वहां पे उन्होंने सेटल कर दिया वो बात। लेकिन कांग्रेस सूत्रों का माने तो कहीं ना कहीं जो गुलाम नबी आजाद के पुराने साथी थे, यानी कि अगर आप शरद पवार की बात करें या बाकी लोग, तो उनकी तरफ से शायद कांग्रेस हाईकमांड या वो ये बात पहुंचाना चाहते थे कि कांग्रेस को जो है गुलाम नबी आजाद को वापस ले लेना चाहिए और जो इंडिया अलायंस है उसको काफी मदद मिलेगी उससे, क्योंकि एक मैनेजर है, सबके साथ उनकी जो है बात चलती है, सबके साथ उनका कनेक्शन है। तो वो एक वजह थी शायद उस खबर के बाहर आने की। लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा कि गुलाम नबी आजाद जो है कांग्रेस वापस जा रहे हैं, अभी अपने जो है पार्टी आगे चलाएंगे। हालांकि जिस तरीके से वो पार्टी बनी थी, जैसे कांग्रेस के कई सारे नेता उसमें गए थे, उसके बाद से वो उभर नहीं पाई है। सच्ची बात यही है कि उभर नहीं पाई है, और उस वजह से जो अभी की हालत है, कई सारे जो नेता हैं वो वापस जो है डीपीएपी से बाहर आके कांग्रेस में चले गए हैं और बाकी पार्टीज में चले गए हैं। तो गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है वो टेक ऑफ नहीं कर पाई है, और उसी वजह से अगर आप इस इलेक्शन की बात करें तो आपको खामोशी ही लगी होगी। गुलाम नबी आजाद की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया। हालांकि उनके जो स्पोक्स पर्सन है सलमान निजामी, उन्होंने कहा था कि एक बड़ा अलायंस हो सकता है, कुछ बड़े चेहरों के साथ बात हो रही है, लेकिन वो एक माहौल बनाने की कोशिश थी, शायद ये दिखाने की कोशिश थी कि डीपीएपी जो है अभी खत्म नहीं है, वो लड़ेगी इलेक्शन, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं हुई है ग्राउंड पे जिससे आप कहें कि नहीं डीपीएपी जो है एक फोर्स है या गुलाम नबी आजाद ऐसे इलेक्शन लड़ना जो है सोच रहे हैं। तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो साफ बात यह है कि कोई ज्यादा असर डीपीएपी का इन इलेक्शंस पे पड़ता दिख नहीं रहा है, या फिर इन इलेक्शंस में जो आगे रिजल्ट्स होंगे उसमें उनका कुछ ज्यादा रोल दिख नहीं रहा है। तो डीपीएपी अभी शांत है, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या गुलाम नबी आजाद बाहर आते हैं, किसी स्टेटमेंट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, या उनका जो लिस्ट आता है कैंडिडेट्स का किस तरीके से जो वो बाहर आते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए लग नहीं रहा है कि डीपीएपी इन इलेक्शंस में जो है कुछ ज्यादा असर कर पाएगी, जिस तरीके की पार्टी की उनकी अभी हालत है। जी। और क्या विद इन पार्टी भी गुलाम नबी आज़ाद पर उनके जो ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट्स हैं उनका दबाव है कि वो कांग्रेस के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करें? इस तरह की स्थिति आप देखते हैं? क्योंकि आपने जैसा बताया कि कुछ एक नेता उनके हाल ही में छोड़कर वापस कांग्रेस में चले गए, और उसका एक बड़ा कारण ये नज़र आता है कि हालिया जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरी, और लोगों को ऐसा लगा कि अब कांग्रेस की राजनीति यहाँ से आगे आगे बढ़ेगी, और उसकी वजह से डीपीएपी के भी कुछ नेता उधर गए। तो क्या अभी इस तरह का दबाव गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी में झेल रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग करें या उनके साथ शामिल हों? जी जी बिल्कुल। क्योंकि अगर उनके साथ जो नेता थे जो कि काफी पुराने गुलाम नबी आजाद लॉयलिस्ट थे, और कांग्रेस में भी वो इसीलिए थे कि गुलाम नबी आजाद जो है कांग्रेस में थे और एक किस्म का उनके मेंटर वो उनको मानते थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे जो है डीपीएपी छोड़ के अब वापस कांग्रेस जा रहे हैं। जैसे आपने सही बात की कि जो राहुल गांधी का जो एक उभर के एक नया एक अवतार लोग देख रहे हैं, जहां वो एक बहुत मजबूत ऑपोजिशन लीडर बन के उभरे हैं, और जो पार्लियामेंट में भी उन्होंने जो स्पीचेस दी हैं और जिस तरीके से उन्होंने सरकार को कन्फ्रंट किया है, तो वो एक नई जान उसने फूकी है, न सिर्फ बाकी जगह कांग्रेस में बल्कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस में भी। और इसी वजह से जो लोग छोड़ के चले गए थे वो अब वापस आना चाहते हैं, और असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं तो सभी लोग चाहते हैं कि एक ऐसी पार्टी के साथ चलें जिसका आगे फ्यूचर है, जो सरकार बना सकती है। और वो भी एक वजह है कि डीपीएपी को छोड़ के, क्योंकि कोई उसमें अपना फ्यूचर नहीं देख रहा है। कई लोग ये सोचते थे कि शायद गुलाम नबी आजाद की कोई बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग है, कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग है जिसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई है, और शायद आगे गुलाम नबी आजाद जो पावर का जो एक तरीका बनेगा उसमें उनका कोई रोल होगा। और वो भी एक वजह थी कि जो कांग्रेस के लीडर थे
वो पिछले काफी समय से बिल्कुल जॉबलेस थे, कोई उनका काम नहीं था, 10 साल से जो है आउट ऑफ पावर थे, तो उनको गुलाम नबी आजाद में पावर में आने का एक जो है एक जो है मौका दिखा। और लेकिन अब वो मौका जो है सब ढलता दिख रहा है, और इसीलिए वो वापस आना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी का जो एक नया अवतार सामने आया है, जिस तरीके से वो एक फोर्सफुल पॉलिटिशियन, और जिस तरीके से उन्हें पार्लियामेंट में बात की है, तो वो भी एक इंस्पिरेशन आई है। कांग्रेस के जो लीडर दाएं बाएं चले गए थे, अब वो वापस जो है पार्टी में आना चाहते हैं। और कांग्रेस और एनसी के अलायंस में उनको भी लग रहा है कि एक होप है कि जम्मू कश्मीर में सरकार जो है बन सकती है। तो वो भी एक वजह है कि डीपीएपी को जो है छोड़ के लोग आ रहे हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद डटे हुए हैं, वो अपनी पार्टी का फ्यूचर देख रहे हैं, और कम से कम वो कॉन्फिडेंस वो बाहर दे रहे हैं लोगों की कि अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है, जो जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन अभी भी वो पार्टी बनाएंगे, और अभी कुछ अगर जा रहे हैं लोग, कुछ आ भी सकते हैं पार्टी में वापस। तो वही एक जो है नजरिया है उनका, और वही एक बात जो है वो बाहर पहुंचा रहे हैं फिलहाल अभी के। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या और चेंजेस होती हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, क्या कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है डीपीएपी की, कौन लोग जो है खड़े होते हैं, तो वो भी जो है इंटरेस्टिंग होगा देखने को। जी जी। और ये हालांकि इतना आसान नहीं होगा मीर, क्योंकि जिस तरीके की बात हुई थी और वो 5 पन्नों का लेटर उन्होंने लिखा था सोनिया गांधी के नाम, और उसमें सीधे राहुल गांधी पर उन्होंने आरोप लगाए थे। 2014 के पोल्स में डिफीट का जिम्मेदार उपाध्यक्ष के तौर पर, कांग्रेस के उपाध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी को ठहराया था। इसके अलावा वो जो अध्यादेश की कॉपी उन्होंने, राहुल गांधी ने फाड़ी थी यूपीए सरकार के दौर में, उसका जिक्र भी किया था और कहा था कि वो इसके लिए जिम्मेदार है। ये भी कहा था कि वो बहुत सारे उनके जो कोटेरी है राहुल गांधी की, उससे कांग्रेस में जो सलाह मशविरे की जो परंपरा है उसको भी राहुल गांधी ने अब खत्म कर दिया है। यानी सीधा निशाना कांग्रेस में गांधी परिवार पर गुलाम नबी आज़ाद का रहा था, और अब चूंकि कांग्रेस की रीति नीति के कर्ता धर्ता यहाँ राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं, तो अब ये वापसी थोड़ी मुश्किल भी है। जी बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं कि वो ऑल ब्रिजेस बर्न्ट, तो गुलाम नबी आजाद का फिलहाल वैसा ही मामला लग रहा है कांग्रेस के साथ, कि जिस तरीके से वो निकले, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल एक जिसको आप कहेंगे तीखा, उन्होंने काफी तीखा वार किया। और कई लोग उस वक्त ये सोच रहे थे कि गुलाम नबी आजाद को कहीं ना कहीं जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो भी उनको दिया कांग्रेस ने ही दिया, चाहे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, अच्छे अच्छे मंत्रालय उनके पास मिले, जो भी उनका पॉलिटिकल राइज था कांग्रेस में हुआ, और 30-40 साल कांग्रेस में रह के इस तरीके से उनको बाहर नहीं आना चाहिए था। और शायद वही बात उनका, अगर वो चाहेंगे भी कांग्रेस में वापस जाना, तो इतना आसान नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि गुलाम नबी आजाद के जो दोस्त हैं, जो इंडिया अलायंस का भी हिस्सा है, और वो भी पहले कांग्रेस का हिस्सा रह चुके हैं, कुछ लॉबिंग तो उनकी तरफ से भी चल रही है कांग्रेस की हाईकमांड के साथ कि आप इनको वापस ले लीजिए, इंडिया अलायंस के लिए अच्छे हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो है ऑपोजिशन है, और जैसे आपने कहा राहुल गांधी पे जो उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा, और आज राहुल गांधी ही जो एक रिसर्जेंस है कांग्रेस का कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल लगता है कि गुलाम नबी आजाद जो है वापस कांग्रेस में आ सकते हैं, उस जो वो ऑपोजिशन है उसको देखते हुए। लेकिन पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो सामने तथ्य हैं उनके बेसिस पे साफ लग रहा है कि वो मुश्किल है, और वो गुलाम नबी आजाद भी जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने जो है प्रेस रिलीज निकाल के कह दिया कि ऐसा बिल्कुल गलत है, ये षड्यंत्र बन रहा है, और वो बिल्कुल अपनी पार्टी के साथ है, उनकी पार्टी टूट नहीं रही, वो कहीं नहीं जा रहे, और वो उसी में जो है अब रहेंगे, कांग्रेस के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो शायद वही वजह है, वो भी समझ चुके हैं कि वापसी, घर वापसी जो है आसान नहीं है, नामुमकिन है, और जिस तरीके से वो छोड़ के गए थे, उन्होंने उस तरीके ने जो है सारे जो, जिसको आप कहेंगे, जैसे मैंने कहा, ब्रिजेस, जो वापस आने के जो पुल थे, वो सब जला चुके हैं गुलाम नबी आजाद। जी जी, और यही शायद कारण है कि गुलाम नबी आज़ाद की वापसी अब कांग्रेस में होनी थोड़ी मुश्किल ज़रूर नज़र आ रही है। और खुद उनके प्रवक्ता ने भी, यानी डीपीएपी के प्रवक्ता ने भी इस बात का खंडन किया था। उन्होंने इन खबरों का खंडन किया था कि ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं है, कांग्रेस के साथ आने जैसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद की आने वाले दिनों में रणनीति क्या होगी। बहरहाल फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मीर फरीद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी चर्चा में आज हमने जिक्र किया फारूक अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन का। इस गठबंधन की कुछ और मॉडलिटीज और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी सामने आना बाकी है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि हम अपना साझा घोषणा पत्र भी जल्द सामने लेकर आएंगे और सीटों के बारे में भी स्थिति जल्द स्पष्ट हो जाएगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी मीर फरीद ने बताया
कि आज ही शाम को ये मुमकिन है कि शाम तक इस गठबंधन की तरफ से जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहली लिस्ट, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ जाए। देखना होगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच का जो गठबंधन है वो कितना पोटेंट, कितना ताकतवर जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में साबित होता है। आज की पेशकश में चुनावी चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। रोज शाम 4-5 बजे आप चुनाव से जुड़े किसी अहम विषय पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम चुनावी चर्चा करते हैं, हमारे साथ सहयोगी होते हैं और हम तमाम पहलुओं पर बातचीत करके सारी राजनीतिक पेचीदगियां समझने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।